कि बताओ विशेषण किसे कहेंगे? तो विशेषण किसे कहेंगे? आप बोलोगे जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। अगर हमने आपसे परिभाषा पूछा विशेषण का, तो आप बोलोगे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? विशेषण। अगर आपसे पूछे कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक। अब आपको एक बात इसमें समझना, एक विशेष से होता है और एक विशेषण होता है। अगर पूछे विशेष से क्या होता है और विशेषण क्या होता है, तो विशेष से वो होता है जिसकी विशेषता बताई है, जिसकी विशेषता बताई जाए। अगर पूछे विशेष किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष होता है। और जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे बताई जाए वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो बोलो कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, और जिससे बताया जाता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अगर मान लो हमने कह दिया आपसे गाय अच्छी है, अगर हमने कह दिया अच्छी गाय है, मान लो हमने ऐसे कह दिया अच्छी गाय है या गाय अच्छी, तो ये जो आप देख रहे हो गाय, ये क्या है? इसकी विशेषता बताई जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और ये जो अच्छी शब्द है ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर आपने बोला था काली गाय है, तो काली विशेषण हो जाता और गाय क्या हो जाता? विशेष हो जाता। आप ऐसे भी बोल सकते हो गाय अच्छी है, तब भी गाय विशेष ही होती और अच्छी क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और इसमें हमने आपको बताया विशेष और विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं, और जिससे बताया जाता है वो विशेषण कहलाता है। ठीक। अब आपको समझना है, अभी आगे लिख लीजिएगा। जैसे अगर मान लो हमने आपसे पूछा प्रयोग की दृष्टि से विशेषण का भेद, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण का भेद, तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण का भेद अगर पूछेगा तो आप बताइएगा प्रयोग की दृष्टि से विशेषण का दो भेद होता है। मतलब कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने प्रकार होंगे? दो होता है। एक होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। क्या होता है? दूसरा हो जाएगा विधेय विशेषण हो जाएगा। पहला जो हमने बताया उद्देश्य विशेषण बताया, क्या बताया? उद्देश्य विशेषण। अब आपको समझना है कि उद्देश्य विशेषण कब होता है और विधेय विशेषण कब होता है। तो बात याद रखिएगा कि जब विशेष के पहले विशेषण दिया, अगर हमने कह दिया विशेषण और इसके पहले मतलब यहां क्या दिया? विशेष। आप बोलोगे कि जब विशेष के पहले विशेषण होगा तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। और जब विशेष के बाद विशेषण हो, मतलब विशेष के बाद विशेषण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। तो विशेष के बाद विशेषण होगा तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लो अभी हमने आपके सामने लिखा काली गाय और हमने लिखा गाय काली है, तो
तो एक बात देखो, यहाँ गाय विशेष है, इसके पहले विशेषण आया है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण का। लेकिन यहाँ गाय क्या है? विशेष है, और काली क्या है? विशेषण। और जब विशेष के बाद विशेषण होगा तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? विधेय विशेषण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विधेय विशेषण का हो जाएगा। अगर हमने बोला अच्छा लड़का है, ये कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण। लेकिन अगर हमने बोला लड़का अच्छा है तो विधेय विशेषण हो जाएगा। हमने कह दिया घर बड़ा है, घर बड़ा है तो विधेय विशेषण। लेकिन हमने कह दिया बड़ा घर है तो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हमने बताया कि प्रयोग की दृष्टि से यदि विशेषण का भेद पूछेगा तो दो बताइएगा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण देखिएगा। ठीक, आप बोलोगे जब विशेष के पहले विशेषण हो तो उद्देश्य विशेषण, और जब विशेष के बाद विशेषण हो तो विधेय विशेषण। आप ऐसे भी कह सकते हो कि विशेषण पहले तो उद्देश्य विशेषण और विशेषण बाद में हो तो विधेय विशेषण। ये कह सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि विशेष से पहले हो तो विधेय है और विशेष से बाद में है तो उद्देश्य। बात समझ लो कि नहीं? चार तरीके से बता सकते हैं इसको कि विशेष से पहले तो क्या है? उद्देश्य, और विशेष से बाद। अगर विशेषण पहले तो उद्देश्य और विशेषण बाद में तो विधेय। लेकिन विशेष से पहले विधेय और विशेष से बाद में तो उद्देश्य हो जाए। बात समझ में? तो एक ही याद रखो, विशेषण चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो ये ऐसे बोलो कि विशेषण पहले तो उद्देश्य, विशेषण बाद में तो विधेय। अब वो विशेष का करके पूछेगा तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं। विशेषण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बोल देंगे कि विशेष के पहले विशेषण तो उद्देश्य हो जाएगा और विशेष के बाद विशेषण होगा तो विधेय विशेषण। अगर हमने कह दिया पानी मीठा है तो कौन सा विशेषण होगा? विधेय। लेकिन हमने कह दिया मीठा पानी तो उद्देश्य विशेषण। बात समझ में? तो ये प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार? दो। कौन कौन? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण हो जाता। ठीक, अब अगला पॉइंट से देखते हैं जो तो प्रयोग की दृष्टि से हुआ। अगर आपसे पूछे तुलना की दृष्टि से, तुलना की दृष्टि से विशेषण का भेद अगर पूछेगा तो तुलना की दृष्टि से विशेषण के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। यदि आपसे पूछे कि बताओ तुलना की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होंगे तो आप बोलोगे कि तुलना की दृष्टि से विशेषण के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला अगर हमने कह दिया तो ये हो गया मूलावस्था। अगर हमने दूसरे की बात किया तो ये हो जाएगा उत्तरावस्था, और अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। तो अगर हमने पूछा कि बताओ तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होंगे तो आप बताओगे तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण के तीन भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था हो जाता है। ठीक, अब पूछे मूलावस्था किसे कहते हैं? तो जब हम एक व्यक्ति की चाहे अच्छाई बताएं या बुराई बताएं वो मूलावस्था होगा, और जब हम एक की तुलना दूसरे से कर देंगे तो उत्तरावस्था हो जाएगा, और जब हम एक की तुलना अनेक से कर देते हैं तो वो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। बताओ, जब एक की अच्छाई बुराई बताओगे तो मूलावस्था, एक की तुलना दूसरे से करोगे उत्तरावस्था, और एक की तुलना अनेक से कर देंगे तो उत्तमा अवस्था कहलाता है। जैसे अगर हमने कह दिया मोहन अच्छा बालक है तो मूलावस्था, लेकिन हमने कह दिया मोहन सोहन से अच्छा है तो उत्तरावस्था, लेकिन हमने कह दिया मोहन सबसे अच्छा है तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? अभी जैसे अगर हमने कह दिया कि मोहन बुरा बालक है तब भी मूलावस्था, मोहन सोहन से बुरा है उत्तरावस्था है, और मोहन सबसे बुरा है तो उत्तमावस्था। कह दिया राधा चतुर लड़की है तो मूला है, राधा गीता से चतुर है उत्तम है, और राधा सबसे चतुर है तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। तो बताओ तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन?
मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था होता है। ये बात समझ में आया? अब जैसे मूलावस्था जो मूल रूप में होता है, जैसे शब्द लिख के पूछ ले, जैसे ये प्रिय शब्द जो है ये मूलावस्था है। अगर हमने ऐसे कह दिया, प्रियतर कह दिया तो उत्तरावस्था हो गया। अगर हमने प्रियतम कह दिया तो उत्तमा अवस्था हो गया। जैसे हमने श्रेष्ठ कह दिया, श्रेष्ठ, तो ये मूलावस्था है। अगर हमने ऐसे कह दिया, श्रेष्ठतर कह दिया तो उत्तरावस्था हो गया। अगर हमने श्रेष्ठतम कह दिया तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। अगर हमने अधिक बोला तो मूलावस्था है। अगर हमने अधिकतर कह दिया तो उत्तरावस्था है। अगर हमने अधिकतम कह दिया तो उत्तमा अवस्था हो जाएगा। जैसे हमने निम्न कह दिया तो क्या हो जाएगा? मूलावस्था। अगर हमने निम्नतम कह दिया तो निम्नतर बोलेंगे, निम्नतर बोला तो उत्तरावस्था, और निम्नतम कह दिया तो क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था हो जाएगा। तो जैसे देखो, कभी कभी ऐसे शब्द लिख के पूछ लेगा, निम्न में कौन सा मूलावस्था है, निम्न में कौन उत्तरावस्था है, या निम्न में कौन सा उत्तमावस्था का शब्द है। या पूछ लेगा निम्न में किसमें उत्तमावस्था नहीं है तो 3 उत्तमावस्था क्या रहेगा, एक कोई दूसरा दिया। उत्तरावस्था नहीं है तो 3 उत्तरा क्या रहेगा, एक कोई मूला क्या दे देगा, उत्तमा क्या दे देगा। तो याद रखना, उत्तरावस्था में तर है, क्या है? उत्तरावस्था में क्या है? तर। तो यहाँ तर लगा होगा। उत्तमावस्था में तम है तो यहाँ तम लगा होगा। तो उत्तरावस्था में हमेशा तर लगा होगा। जब तक तर नहीं लगा है तब तक वो उत्तरावस्था का शब्द नहीं हो सकता है, और उत्तमावस्था में जब तक तम नहीं लगा है तब तक वो उत्तमावस्था का शब्द नहीं हो सकता। मेरी बात क्या जी? अच्छा का सबका नहीं बनता। जैसे अंग्रेजी में हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, उसमें गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, सुपर, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। वही सेम ये हिंदी का डिग्री, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ बोला प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। प्रिय मतलब प्यारा, उससे प्यारा, सबसे प्यारा। जैसे अच्छा, ये श्रेष्ठ मतलब अच्छा, महान, बढ़िया, जो भी कह दो, तो श्रेष्ठ मतलब अच्छा। श्रेष्ठतर मतलब उससे अच्छा, मतलब किसी से कंपेयर करेंगे, और श्रेष्ठतम मतलब सबसे अच्छा बोलेगा। जैसे यहाँ अधिक बोला तो अधिक मतलब ज्यादा, अधिकतर मतलब उससे ज्यादा, और अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। ये अर्थ होता है। क्या अधिकांश शब्द इसमें उत्तरा उत्तमा में नहीं आएगा। उसमें उत्तर में उत्तरा में तर आना चाहिए, उत्तमा में तम आना चाहिए। जैसे उत्तरावस्था का शब्द होने के लिए तर लगा होना चाहिए, और उत्तमा अवस्था में तम लगा, वो अधिकांश इसमें नहीं है। ठीक, जैसे मान लो हमने प्रिय शब्द बोला, ये अपने मूल रूप में है। जैसे मान लो हमने अधिक बोला, ये अपने मूल रूप में है, लेकिन अधिकतर कह दिया तो उत्तरावस्था हो गया, और अधिकतम कह दिया तो कितना, कौन सा अवस्था? उत्तमा। तो आप हमें बताओ, तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन अवस्था? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था हो जाएगी। तो मूलावस्था में क्या होता है? तो अगर हमने आपसे पूछा कि मूलावस्था क्या होगा, हमें बताओ। एक व्यक्ति की चाहे अच्छाई बताओ या बुराई। और उत्तरावस्था में क्या होगा? एक की तुलना हम दूसरे से करें। और उत्तमावस्था में क्या होता है? एक की तुलना हम अनेक से कर देंगे, मतलब अधिक से कर, एक से अधिक बोल सकते हो या अनेक से कह सकते हो। ठीक, तो बताओ, तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण के कितने भेद? 3। कौन कौन? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था हो जाएगा। यदि आपको मूलावस्था का शब्द होगा तो वो अपने मूल रूप में होगा। उत्तरावस्था का होगा तो उसमें क्या लगा होगा? तर लगा होगा। और उत्तमावस्था का होगा तो उसमें तम लगा। तो हमने आपको 2 तरीके का विशेषण बताया, एक प्रयोग की दृष्टि से बताया और दूसरा तुलना की दृष्टि से बताया। तो प्रयोग की दृष्टि से आपने कितना बताया? हमें सामने है ये 2। कौन कौन? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। फिर आपने प्रयोग के बाद आपने तुलना की दृष्टि से बताया था कितना? 3। कौन कौन? मूला, उत्तरा और उत्तमा। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो है
अगर बात करते हैं तीसरे का, अब जैसे मान लो हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से। अगर हमने आपसे पूछा अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से जब बात करते हैं या अर्थ के आधार पर कहें या अर्थ की दृष्टि से कहें, तो अर्थ के आधार पर यदि हम बात करेंगे, जैसे अगर हम अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो आप कितना बताओगे विशेषण का? 4 हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी, यदि आपसे कभी भी अर्थ ना करके सिर्फ पूछे विशेषण के कितने प्रकार होंगे तो आप 4 बताइएगा। ये 4 ये जो मैं बताने जा रहा हूं यही ज्यादातर वो भी पूछता है, नहीं पूछता है, लेकिन ये चारों ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार करेंगे तो 4, या सिर्फ पूछे विशेषण कितने प्रकार का होता है तो बताइएगा 4 प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और जो दूसरा होता है गुणवाचक होता है, तीसरा जो होता है संख्यावाचक होता है, और चौथा जो होता है परिमाणवाचक। तो अगर आपसे पूछे कि अर्थ की दृष्टि से विशेषण का कितना प्रकार होगा तो बताइएगा 4 प्रकार होगा। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण का कितना प्रकार? 4। कौन कौन? सार्वनामिक, गुण, संख्या और परिमाण। ठीक। अब ये जो परिमाणवाचक होता है इसमें आप ऐसे समझिएगा मात्रा का बोध होता है। किसका बोध होता है? मात्रा का। और जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बाल्टी में थोड़ा सा दूध बचा है तो थोड़ा सा क्या है? परिमाण है। लेकिन अगर हमने बोला बाल्टी में 2 लीटर दूध बचा है तो क्या है? तभी परिमाण। तो परिमाण का 2 भेद होता है, एक होता है निश्चय परिमाण और एक होता है अनिश्चय परिमाण। एक क्या हो जाएगा? निश्चय परिमाण और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चय परिमाण हो जाएगा। तो अगर हमने पूछा निश्चय परिमाण किसे कहेंगे तो जो निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे हम निश्चय परिमाणवाचक कह देंगे, और जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराएगा उसे हम अनिश्चय परिमाणवाचक कहेंगे। तो बताओ परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद? 2। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद? 2। कौन कौन? निश्चय परिमाण और अनिश्चय परिमाण। निश्चय परिमाण को जो निश्चित मात्रा का बोध, चाहे 1 लीटर बोलो, 1 किलो बोलो या 1 ग्राम भी बोलेगा तो वो निश्चित परिमाण होगा। लेकिन अगर हमने बोल दिया थोड़ा सा, ज्यादा, कम, तो ये सब किसमें चला जाएगा? पानी। जैसे हमने कह दिया पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो, तो ये थोड़ा सा क्या है? अनिश्चय। लेकिन हमने कह दिया पीने के लिए 1 गिलास पानी दे दो, तो निश्चय। तो 1 गिलास भी परिमाण है, निश्चय। कटोरी भी होता है, ढक्कन भी होता है, लीटर भी होता, तब भी वो निश्चय परिमाण हो जाता है। अगर 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी बोल सकते हो। ठीक। तो थोड़ा सा कोई परिमाण नहीं होता, ज्यादा कोई परिमाण नहीं है, वो अनिश्चय। क्यों? क्योंकि किसी का थोड़ा किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी का बहुत ज्यादा किसी के लिए बहुत थोड़ा हो सकता है। थोड़ा कोई मात्रा, जैसे मान लो 2 आदमी है चाय पीने वाले और आपने बोला चाय के लिए थोड़ा सा दूध बचा लेना है, यदि आपने 1 गिलास भी बताया बहुत पर्याप्त हो गया, मतलब हो जाएगा। लेकिन किसी के घर 40 लोग चाय पीने वाले, अब बोला चाय के लिए थोड़ा सा चाय दूध बचा लेना, तो उसके लिए अब थोड़ा सा कम से कम 1 से 2 लीटर मतलब 1 बचाना है, फिर उससे बढ़िया काला चाय पी ले। भाई अगर 1 लीटर में मतलब 40 चाय बनाना हो तो उससे बढ़िया वो काला चाय ही पी ले तो बेहतर है। मतलब दूध का मात्रा खाली देखना, हाँ दूध बड़ा हो रहा है। लेकिन अब वही 40 वाला मान लो 2 लीटर दूध था, अब किसी के लिए उसके लिए तो बहुत होगा 40 परिवार वाले के, लेकिन किसी के घर 2 लोग हैं, अगर 2 लीटर दूध चाय के लिए बचा है तो उसका थोड़ा तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो थोड़ा ज्यादा तो कोई मात्रक नहीं, थोड़ा ज्यादा तो कोई मात्रक है नहीं है।
तो किसी का थोड़ा किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, और किसी का बहुत ज्यादा किसी के लिए बहुत थोड़ा हो सकता है। थोड़ा ज्यादा कोई निश्चित मात्रा नहीं है, वो अनिश्चय परिमाण है। किसमें जाएगा? अनिश्चय। जैसे ये बोतल है, हमने कहते बोतल में थोड़ा सा पानी है तो अनिश्चय है, कहते बोतल में ज्यादा पानी है तभी अनिश्चय। लेकिन हमने कहते बोतल में 1 लीटर पानी है तो ये निश्चय हो गया, तो क्या हो जाएगा? निश्चय। जैसे हमने कहते दाल में नमक ज्यादा हो गया तो क्या है? अनिश्चय। कहते दाल में थोड़ा सा नमक पड़ा, क्या कहते दाल में ज्यादा नमक पड़ा तो अनिश्चय। लेकिन आपने बोला दाल में 1 चम्मच नमक पड़ा, चम्मच भी एक मात्रक है, ये मापक है, ये मत समझे। मुट्ठी भी, जैसे 1 मुट्ठी नमक डालना, 2 मुट्ठी, मान लो जिसके पास चम्मच है, कुछ लोग मुट्ठी से भी अंदाज लगा के डाल देंगे, तो वो अलग बात। तो थोड़ा ज्यादा कम कुछ पर्याप्त होगा तो अनिश्चय में जाएगा। 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर होगा तो निश्चय में जाएगा। बात समझ में आया? तो बताओ, अगर हमने कह दिया बोरे में 5 किलो चावल है तो क्या है? क्या है? निश्चय। और कहते बोरे में थोड़ा सा चावल बचा है, अनिश्चय। कहते चाय में दूध ज्यादा पड़ा है, और चाय में कम दूध पड़ा है, कहते चाय में थोड़ी सी चीनी पड़ी, कहते चाय में 2 चम्मच चीनी पड़ी तो निश्चय। तो परिमाणवाचक के कितने भेद? 2। ऐसे संख्या का भी 2 भेद होता है। संख्या के भी कितने भेद होते हैं? 2। एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिन लेंगे, ठीक। तो जो संख्यावाचक होता है इसका भी 2 भेद होता है। एक होता है निश्चय संख्या, होता है निश्चय संख्या, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चय संख्या हो जाएगा। तो बताओ, संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होंगे? 2। एक निश्चय संख्या, जैसे मैं बोलूं इस कमरे में बहुत बच्चे बैठे हैं तो ये अनिश्चय है। लेकिन हमने कहते इस कमरे में 50 बच्चे बैठे तो निश्चय। यदि आज कुछ बच्चे नहीं पढ़ने आए तो अनिश्चय। आज कहते ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ने आए तो अनिश्चय। यदि आज कुछ लोग घर चले गए, यदि आज कुछ लोग बाहर ही रह गए तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय। लेकिन हमने बोला 10 लोग बाहर रह गए, यदि 20 लोग कहीं पढ़ने आए, यदि 80 लोग पढ़ने आए तो क्या हो जाएगा? निश्चय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोलूं इस कमरे में बहुत पंखे लगे, अनिश्चय संख्या है, आप गिन सकते हो। लेकिन हमने कहते इस कमरे में 20 पंखे लगे तो निश्चय हो। मेरी बात समझ में? परिमाण में किलो और लीटर का बात होगा, और संख्या में गणना आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो परिमाणवाचक के कितने भेद? 2। कौन कौन? निश्चय परिमाण और अनिश्चय परिमाण। ऐसे संख्या के भी कितने भेद? 2। कौन कौन? निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या वाचक हो जाएगा, ठीक। अब अगर आप इतना समझ गए हो तो इसमें जैसे अगर हमने आपसे बोला कि मेरे गांव में बहुत लोग रहते हैं तो ये अनिश्चय है। लेकिन कहते मेरे गांव में 1000 लोग रहते हैं तो निश्चय है। कहते मेरे गांव से कुछ लोग दिल्ली चले गए तो अनिश्चय। कहते मेरे गांव में कुछ लोग नए आने वाले हैं तो अनिश्चय। कहते मेरे गांव में 10 लोग नए आए हैं तो निश्चय हो जाए। बात समझ में? तो संख्यावाचक के कितने भेद? 2। कौन कौन? निश्चय और अनिश्चय संख्यावाचक। संख्या में रखेंगे सब, उसको हम गिन सकते हैं। तारे को हम 1 किलो 2 किलो 4 लीटर 10 लीटर में नहीं बता सकते। परिमाण वाला किलो और लीटर का बात है। संख्यावाचक में गणना गिन सकते 1 2 3 4 5 इस तरह का, ठीक। अब जैसे ये कुर्सी मान लो रखी है तो कुर्सी संख्या में रखेंगे, उसको हम परिमाण में नहीं रखेंगे। अब जैसे देखो ये जो गुणवाचक होता है इसका तो भेद नहीं होता है, लेकिन हम किसी का भी गुण रंग के आधार पर बता सकते हैं, स्वाद के आधार पर बता सकते हैं, समय के आधार पर बता सकते हैं, दशा के आधार पर बता सकते हैं, और दशा के बाद आकार के आधार पर बता सकते हैं, स्वभाव के आधार पर बता सकते हैं। अब एक बात बताओ, रंग का मतलब कोई भी रंग लिख सकते हो, नीला काला पीला सफेद गुलाबी नारंगी हरा आसमानी बैगनी, कोई भी रंग लिख। तो संज्ञा और सर्वनाम, जैसे कोई संख्या सर्वनाम के साथ रंग जोड़ो तो रंग गुणवाचक विशेषण बने। जैसे हमने कहते काली गाय, सफेद गाय, भूरी गाय, नीली गाय। हमने कहते काला कुत्ता, सफेद कुत्ता, भूरा कुत्ता। हमने कहते काली साड़ी, लाल साड़ी, पीली साड़ी। कहते हमने अगर आपसे कहते काली कुर्सी, काली गाड़ी, सफेद गाड़ी, लाल गाड़ी, अब किसी का भी रंग बताओ, चाहे वो संख्या हो या सर्वनाम, काला लड़का, गोरा लड़का, तो वो सब किसमें रखोगे? गुणवाचक में जाएगा। किसमें जाएगा? गुणवाचक। अब देखो स्वाद मतलब जैसे खट्टा,
मीठा, तीखा, खारा, नमकीन, ये किस में जाएगा? गुणवाचक। मतलब आप गुण बता रहे हो लेकिन किस आधार पर बता रहे हो? उसके स्वाद के आधार पर बता रहे हो। ऐसे समय के आधार पर नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, आगामी, विगत, मौसमी, ये सारे शब्द आएंगे तो किसमें रखोगे आप? किसमें रखोगे? गुणवाचक विशेषण में। और आप किस आधार पर बताए? समय के आधार पर। अगर हमने आपसे कह दिया गाढ़ा, गीला, दुबला, पतला, तो ये दशा आपने बताया है। और आकार में छोटा, बड़ा, नाटा, गोल, चौकोर, मोटा, इस टाइप का बोले तो ये आकार हो गया। स्वभाव में अच्छा, बुरा, भला, ईमानदार, बेईमान, चोर, ठग, ये सब किसमें रखोगे? किसमें रखोगे? गुणवाचक में। लेकिन किस आधार पर? स्वभाव। अभी मान लो हमने दूध को बोला दूध पीला है, तो आपने गुण बताया किस आधार पर? रंग का। अगर हमने कहते दूध मीठा है, तो आपने दूध का स्वाद बताया, लेकिन वो गुणवाचक ही है। लेकिन अगर हमने कहते दूध ताजा है, तो आपने समय बताया है। और अगर हमने कहते दूध गाढ़ा है, तो आपने उसका दशा बताया है। अगर आपने बोल दिया दूध अच्छा है, तो आपने उसका स्वभाव बताया। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये गुणवाचक ही विशेषण होगा, लेकिन आपने किस आधार पर बताया। लेकिन कोई रंगवाचक विशेषण नहीं होता, कोई स्वभाववाचक विशेषण नहीं होता, कोई दशावाचक विशेषण, वो गुणवाचक के अंदर ही आ जाता है। ठीक? इसका दशा में जैसे गाढ़ा, गीला, सूखा, दुबला, पतला। जैसे कपड़ा गीला है, तो आपने कपड़े की दशा बताई। जैसे आपने बोला ना गाढ़ा, जैसे देखो दूध है ना, दूध जैसे भैंस का दूध मोटा होता है और गाय का दूध पतला होता है, लोग बोलते ना। लेकिन अगर हमने कहते भैंस, जैसे कहते दूध मोटा है, जैसे बोलते कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि दूध, भैंस का दूध मोटा होता है, ये गाढ़ा होता है, ऐसे बोलते हैं। अब बोलते हैं गाय का दूध पतला होता है। लेकिन अच्छा देखो, एक चीज हम लोग दूध को गाढ़ा और मोटा दोनों बोल सकते हो। लेकिन देखो पान, जैसे आदमी हो, तो आदमी को आप मोटा बोल सकते हो, लेकिन आप उसको गाढ़ा नहीं बोल सकते। जैसे मान लो दूध को कोई बोल दिया दूध मोटा नहीं होता है, भैंस का दूध मोटा होता है, भैंस या गाय का दूध पतला होता है, ऐसे बोले। लेकिन आदमी को आप गाढ़ा नहीं कह सकते, मोटा कह सकते। लेकिन आदमी को आप दुबला और पतला दोनों कह सकते हो, लेकिन दूध को दुबला नहीं कह सकते। दूध को बोलोगे दूध पतला है, दूध दुबला होता है? दूध क्या होगा? पतला होगा ना। तो पानी, मतलब पानी का मात्रा ज्यादा हो, या गाय का दूध हो पतला। तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि कहीं सटीक बैठ जाते, कहीं नहीं। दूध के लिए आप दुबला और पतला, दुबला नहीं बोल सकते, पतला बोल सकते। लेकिन आदमी के लिए दुबला भी बोल सकते हैं और पतला भी बोल सकते। कहते आदमी दुबला, आदमी पतला। लेकिन वही जब ठोस वाले बात की, जैसे मोटे की बात किया, तो आप दूध को मोटा भी कह सकते हो और गाढ़ा भी कह सकते हो। लेकिन आदमी को आप गाढ़ा नहीं कह सकते, आप आदमी को मोटा कहोगे। बात तो समझ। तो ये गाढ़ा, गीला, दुबला, पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, ये सब किसमें आएगा? कौन से विशेषण? गुणवाचक विशेषण। किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण में आ जाए। तो मेरी बात समझ में? तो ये गुणवाचक विशेषण का कोई भेद नहीं होता है। आप रंग, स्वाद, समय, दिशा, दशा, आकार, स्वभाव आदि के आधार पर किसी का गुण बताते हो। रंग का मतलब कोई भी रंग आ जाए, वो गुणवाचक विशेषण में रहेगा। आप किसी चीज का स्वाद, खाने पीने वाली वस्तु का बता रहे हो, तो भी गुणवाचक में जाएगा। समय बता रहे हो, जैसे कहते नया कपड़ा, पुराना कपड़ा में कौन सा विशेषण? गुणवाचक। आपने किस आधार पर बताया? समय के आधार पर बताया। तो बताओ परिमाणवाचक विशेषण का कितना भेद? दो। कौन कौन? निश्चय और अनिश्चय। संख्यावाचक के कितने भेद? दो। कौन कौन? निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या। और हमें बताओ गुणवाचक के भेद तो नहीं है, लेकिन गुण आप किस किस आधार पर बताते हैं? रंग, स्वाद, समय, दशा, आकार और स्वभाव के आधार पर बताते हैं। ठीक? अब जैसे देखो, ये जो सार्वनामिक विशेषण है, इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक। अगर हमने पूछा मौलिक सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहेंगे और यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो यदि आप सर्वनाम अभी पिछले क्लास में पढ़े हो, सारे लोग दिमाग में होगा,
तो जो हमने 11 सर्वनाम शब्द बताया था, मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, आप, बताया था ना, ये सारे शब्द होंगे तो मौलिक होगा, और उसी में जब कुछ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो यौगिक हो जाता है। पहले आप समझो कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो आप ऐसे बोलोगे, जब किसी विशेष के पहले कोई सर्वनाम आके उसकी विशेषता बताता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपके सामने ऐसे लिखा था, काली गाय। अब देखो ये गाय कहेंगे विशेष है, इसके पहले ये काली आया था तो ये गुणवाचक विशेषण की बात हो गया। लेकिन अगर हमने बोला होता यह गाय, तो ये गाय तो विशेष है, लेकिन इसके पहले यह सर्वनाम आया। तो जब किसी विशेष के पहले कोई सर्वनाम आके उसकी विशेषता बताता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बताओ सार्वनामिक विशेषण कब कहेंगे? तो जब किसी विशेष के पहले कोई सर्वनाम आके उसकी विशेषता बताता है तो उसे हम कौन सा विशेषण कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे हमने कह दिया यह लड़की, हमने बोला यह घर, हमने बोला वह लड़का, वह जो लड़का, ये सब कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन कौन सा है ये? मौलिक सार्वनामिक। जैसे यह लड़का मौलिक है, लेकिन हमने कह दिया ऐसा लड़का तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हमने बोला वह लड़का तो मौलिक सार्वनामिक है, हमने बोला वैसा लड़का तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो जो मूल सर्वनाम शब्द 11 को पढ़े हैं, अगर वही दिया है तो वो मौलिक सार्वनामिक होगा, और उसके साथ कुछ प्रत्यय जोड़ देगा तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कह देता है। ये भी ध्यान रखना कि सार्वनामिक विशेषण को क्या कहता है? संकेतवाचक। जैसे हमने बोला यह गाय, तो ये गाय विशेष है, उसके पहले यह सर्वनाम है, तो इस नाते इसको सार्वनामिक विशेषण बोला। और जब यह मूल सर्वनाम है, इस नाते मौलिक सार्वनामिक कहती है। लेकिन हमने ऐसी गाय बोला होगा तो वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। हमने बोला जो लड़का तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, हमने बोल दिया जैसा लड़का तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। हमने बोला जो लड़की तो मौलिक है, हमने बोला जैसी लड़की तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो बताओ सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद? तो कौन? मौलिक और यौगिक। और गुणवाचक में कैसे बताओगे आप? गुणवाचक का भेद तो होता नहीं है, लेकिन किस आधार पर आप गुण किसी का बता सकते हो? रंग, स्वाद, समय, दशा, आकार और स्वभाव। ठीक। और संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? दो। कौन? निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या। और परिमाणवाचक का कितना भेद? दो। कौन? निश्चय परिमाण और अनिश्चय। अगर मैं बोलूं इस कमरे में बहुत बच्चे बैठे हैं तो ये कौन सा विशेषण है? पहले तो बताओगे परिमाण, आप लोग समझ गए तो अनिश्चय परिमाण। बहुत अच्छी बात आप बता रहे अनिश्चय, लेकिन पहले तो आप परिमाण बताओगे। लेकिन मैं पूछूं कौन सा परिमाण होता, बोलोगे अनिश्चय। लेकिन मैं बोलूं इस कमरे में कम बच्चे बैठे हैं, परिमाण का अनिश्चय। लेकिन मैं बोलूं इस कमरे में 20 बच्चा बैठा है, परिमाण में सवारी गलत हो, संख्या का निश्चय हो जाएगा। 20 बच्चा बैठा है तो संख्या का निश्चय, और बोला कि कमरे में बहुत बच्चे बैठे हैं तो संख्या का अनिश्चय। लेकिन अगर हमने कह दिया बाल्टी में 5 लीटर पानी है तो निश्चय परिमाण, और कह दिया बाल्टी में ज्यादा पानी है तो अनिश्चय परिमाण। ठीक। अगर हमने कह दिया कि काली गाय में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक है। मोटी गाय, छोटी गाय, अच्छी गाय, तो कौन सा विशेषण? गुणवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कह दिया यह गाय तो सार्वनामिक, और ऐसी गाय होता तो यौगिक सार्वनामिक हो जाएगा। और यह गाय में मौलिक सार्वनामिक। कौन सा होगा? मौलिक सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण का कितना भेद आपने बताया? तो कौन? मौलिक और यौगिक। अगर आप इतना समझ गए हो, अब मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। ठीक। ये जो देखने वालों
जो निश्चय संख्या है इसका 5 भेद होता है। कितना भेद होता है? 5। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येकताबोधक। एक बात याद रखें, जैसे देखो, अब ये जो गणना हमने बोला है, तो गणना में साधारण गिनती का बोध होता है। क्या होता है? साधारण गिनती का बोध होता है। जैसे हमने कह दिया 1, 2, 10, 20, 100, 1000, मतलब इस टाइप से साधारण होगा। ठीक। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। आवृत्तिवाचक में 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, मतलब ये गुना शब्द इसमें दिखेगा इनफाइनाइट तक। और समुदाय में दोनों, तीनों, पांचों, हजारों, लाखों, इस टाइप का होगा। और प्रत्येकता में प्रत्येक, हर एक और एक एक हो जाएगा। ठीक। अब बात समझो, जैसे गणना की बात करेंगे, अब ये निश्चय संख्या में मैं 2 बताया था आपने, एक निश्चय संख्या, एक अनिश्चय संख्या। तो निश्चय संख्या में निश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चय संख्या वाचक में अनिश्चय संख्या का बोध होता है। तो जो निश्चय संख्या था उसका 5 भेद हो गया। कितना भेद हो गया? 5। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकता बोधक हो जाता है। ठीक। ये जो गणनावाचक होता है ये साधारण गिनती का बोध कराता है। क्या करता है? साधारण गिनती का बोध कराता है। जैसे 1, 2, 3, 10, 20, 50, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, लेकिन वो साधारण रूप में दिया हो। क्रम में अपनी गणना के साथ साथ अपना स्थान भी बताता जाएगा। जैसे 2 आप बोलोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, 1000वां, ये किसमें चला गया? किसमें जाएगा? क्रमवाचक। तीसरा जो हमने आवृत्तिवाचक बताया, आवृत्ति बोधक के है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे 2 गुना हमने बोला, तो 2 गुना का मतलब जैसे आज कहते दुगना बच्चा पढ़ने आया तो कल 10 आया था, 2 गुना तो 20 हो गया। अगर कल 50 आया था 2 गुना तो 100 हो गया। तो गुना शब्द जरूर जुड़ा होगा आवृत्तिवाचक में। तो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, जब गुना लगा है तभी वो आवृत्तिवाचक होगा, अन्यथा वो आवृत्तिवाचक नहीं होगा। ठीक। इसके बाद आते हैं समुदायवाचक। समुदाय में दोनों, तीनों, पांचों, 10, 20, 1000, लाखों, तो इसमें किसमें चला जाए? समुदाय। जैसे मूवी देखे होंगे सनी देओल का, उसमें 7 भाई होता है, सातों को एक साथ मारूंगा, देखे हो कि नहीं? कौन सा मूवी है? घायल है कि घातक है, जो कहते हैं उसमें, अरे कौन सी होगा वो मूवी देखो कि बहुत पुरानी मूवी है सनी देओल की। कहता सातों, उसमें जो रहता है खलनायक, उसका नाम रहता है, क्या नाम होता है उसका? आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब गुना होता है। कातिया नाम रहता है खलनायक। कहता काते सातों के साथ भाई थे ना, जो भी घायल घाटकर जीत जितनी उसकी बहुत खतरनाक मूवी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कहता सातों को एक साथ मारना। 7 मतलब सातों, मतलब 7 वहां कौन सा हो जाएगा शब्द? जैसे 5 लोग आपके परिवार में बोला 5वां आना, 10 लोग बोले 10वां आना, तो वो समुदाय की बात है। ठीक। अब देखो प्रत्येकता की जब बात करेंगे तो प्रत्येक, हर एक और एक एक होगा। जैसे यहाँ इतने लोग बैठे, कल वाले 15 अगस्त है, हमने कह दिया हर एक बच्चे को एक एक लड्डू दे दो,
तो कोई बच्चा छूट नहीं रहा, हर एक बच्चे को, मतलब एक एक मिल गया आप लोगों को ना। हमने कह दिया प्रत्येक बच्चे को एक एक लड्डू दे दो, तब भी कोई नहीं छूटा। और हमने कह दिया एक एक बच्चे को लड्डू दे दो, तब भी कोई नहीं छूटा। तो प्रत्येक हर एक जैसे मान लो इस बिल्डिंग में मान लो 10 कमरे, हमने कह दिया हर एक कमरे में मतलब फैन चला दो। तो ये क्या है, या हमने कह दिया हर कमरे में पंखा चला दो। तो ये क्या है, हर एक कमरे में प्रत्येकता है। हमने कह दिया एक एक कमरे में चला दो, इसका मतलब जितने हैं कोई छूटना नहीं है। और प्रत्येक कमरे का फैन चालू कर दो, तब भी क्या होगा, तो प्रत्येक हर एक और एक ये जब 3 शब्द दिखता है तो प्रत्येकता बोधक में जाता है। और दोनों तीनों पांचों होता है तो समुदाय में जाता है। और 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना इसमें आवृत्ति में जाएगा। और पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा तो क्रम में जाएगा। और 2 3 4 5 होगा तो गणना में जाएगा। बात समझ में? अब एक बात याद रखना, ये जो गणना वाचक होता है इसका भी 2 भेद होता है। ये जो गणना है इसका 2 भेद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक हो जाता है पूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक। अब देखो पूर्णांक और अपूर्णांक क्या होता है। जो पूर्णांक वो होता है जो पूरे अंक का बोध करे। किसका बोध करे? पूरे अंक का बोध कराएगा तो वो पूर्णांक में जाएगा। किस में जाएगा? पूर्णांक। जैसे अगर हमने बोला इस कोचिंग में 150 बच्चा पढ़ता है तो क्या है? पूर्णांक। हमने कहते कोचिंग में 75 बच्चा पढ़ता है, या मैं बोलूं कि क्लास में 75 बच्चे उपस्थित हैं तो ये पूर्णांक है। लेकिन अगर हमने कह दिया 125 बच्चा पढ़ने आया है तो क्या हो जाएगा? अपूर्णांक हो जाएगा। वही 125 बच्चा बोला तो पूर्णांक है, लेकिन अगर हमने 125 बच्चा कह दिया तो अपूर्णांक है। अब ये नहीं कि आपको हिंदी, जैसे हमने कह दिया इस कोचिंग में 150 बच्चे पढ़ने आते हैं, हमने बोला इस कोचिंग में 150 बच्चे पढ़ने आते हैं तो ये जो 150 है ये अपूर्णांक है। लेकिन अगर 150 बच्चा बोला होगा तो पूर्णांक होगा। मैं बोलूं इस विद्यालय परिवार में 1500 बच्चा पढ़ता है तो क्या है? अपूर्णांक है। लेकिन कह दिया 1500 बच्चा पढ़ता है तो पूर्णांक है। अब ये अंकों में नहीं लिखोगे 1500 लिख दिया 1500, आपको यहाँ शब्दों में लिखना होगा। जैसे 1500 बोला तो डाटे की मात्रा ढाई पाली 1000 इस टाइप से लिखना। अंकों में नहीं लिखना है, किसमें लिखना है? शब्दों में। तो जहां पौने हो, सवा हो और आधा हो, ये 3 ही शब्द होता है अपूर्णांक। चाहे पौना कहेंगे चाहे सवा कहेगा आधा। आधा का मतलब जैसे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 10.5, 22.5, 17.5, 13.5, 15.5, 21, 25, कुछ भी बोले 7 लगा, बात समझ ले लोग। तो जब पूर्णांक लगाएगा कोई चीज आधा किया वो भी अपूर्णांक में गया, और पौना सवा लगाया तभी वो अपूर्णांक में चला जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे गांव में 2500 लोग रहता है तो ये अपूर्णांक है। लेकिन कहते मेरे गांव में 2500 लोग रहता है तो ये पूर्णांक है। अब 25 में भी 5 डबल 0 लेके 2500 नहीं लिखोगे, आपको किसमें लिखना है? शब्दों में लिखना है, अंकों में नहीं लिखना। वो शब्दों में लिख के नहीं पूछेगा, वो अंकों में ही लिखकर पूछेगा। यहाँ अगर ऐसा होता तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे अंकों में नहीं लिखते थे, हमने शब्दों में लिखा ना। तो यहाँ हिंदी में जब पूछेगा विशेषण के रूप में तो वो शब्दों में ही लिखकर पूछेगा। तो बताओ गणनावाचक विशेषण का कितना भेद? 2। कौन? पूर्णांक और अपूर्णांक। तो बताओ अगर कह दिया विद्यालय में 1500 बच्चा है तो कौन सा पूर्णांक? अपूर्णांक। 1500 बच्चा है तो पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मेरे गांव में 2500 लोग रहता है अपूर्णांक है। और 200 अगर हमने कह दिया 2500 लोग रहता है बस। तो बताओ संख्यावाचक का कितना भेद? 2, निश्चय और अनिश्चय। फिर निश्चय संख्या का कितना भेद? 5। कौन? गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकता बोधक हो जाता है। और फिर बात करते हैं गणनावाचक के कितने भेद होते हैं? 2। कौन? पूर्णांक और अपूर्णांक। तो बात समझ में? अगर आप इतना समझ गए तो विशेषण का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चाहे वो प्रयोग की दृष्टि से पूछे, चाहे वो अर्थ की दृष्टि से पूछे, चाहे वो तुलना की दृष्टि से पूछे, हमने तीनों आपको विशेषण समझा दिए। ठीक।
अब विशेषण खत्म हो गया। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्रिया पढ़ाऊंगा। कौन सा चैप्टर होगा? क्रिया चैप्टर।